गौतम को आज गांव आए 2 महीने हो गए थे। उसकी पत्नी सालू कई दिनों से मायके गई हुई है। घर में उसके बूढ़े पिता रामशरण जी अकेले ही बीमारी की हालत में पड़े हैं। गौतम एक पुलिस अफसर है, उसकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती है, इसलिए वह बाहर ही रहता है। उसके 2 बच्चे और पत्नी गांव में उसके पिता के साथ रहते हैं। जब उसे छुट्टी मिलती है तो वह अपने परिवार से मिलने आता है, लेकिन अब की बार उसे पूरे 2 महीने हो गए थे, वह घर नहीं आ पाया। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक पुलिस अफसर है। अगर मेरे पिता मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करते तो आज मैं भी अपने पिता की तरह मजदूरी कर रहा होता। मैंने देखा है अपने पिता को सर पर ईंट ढोते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए। अगर आज उसके पिता ना होते तो वह इस पद पर ना होता। मेरे पिता ही है जिन्होंने मुझे पिता और माँ दोनों का प्यार दिया, मेरे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। शादी के समय उसने एक ही बात कही थी कि मेरे घर में बूढ़े पिता है, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसी संस्कारी लड़की चाहिए जो मेरे पिता की सेवा करे, उन्हें प्यार दे, सम्मान दे। लेकिन उसकी पत्नी सालू इन सब से परे थी। संस्कार नाम की तो उसके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं थी। गौतम के सामने तो वह रामशरण जी का पूरा पूरा ख्याल रखती, लेकिन गौतम कहाँ इतने दिन तक गांव में रुक पाता था। उसे तो अपनी ड्यूटी पर जाना होता था। उसके जाते ही सालू अपने उसी रूप में आ जाती। अगर गौतम अपने बाबूजी के लिए कुछ सामान ले आता या उनके पास बैठकर थोड़ी प्यार की बातें कर लेता तो सालू उसी समय जल भुन जाती। मेरा मन करता है इस बुढ़े का अभी गला दबा दूं। मेरे पति के आते ही खर्चे बताने शुरू कर देता है। पत्नी के इस व्यवहार से गौतम अनजान था, क्योंकि उसने कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि वह उसके पिताजी को पसंद नहीं करती। रामशरण जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। सालू उनसे बोली, पिताजी मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन की बात है, तब तक आप अपना खाना खुद बना लेना। पर बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चली जाना, मैं खाना कैसे बनाऊंगा। रामशरण जी के इतना बोलते ही सालू उन पर चिल्लाकर पड़ी, पूरे पूरे साल यहीं पड़ी रहती हूँ मैं। अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टी मिली है रहने के लिए, अब भी अपने मायके नहीं जाऊँ क्या? आपकी वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। रामशरण जी बहू की बातें सुनकर आगे कुछ नहीं बोले और सालू दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके निकल गई। रामशरण जी अपने थोड़े बहुत काम कर लेते थे, लेकिन इस उम्र में खाना बनाना यह उनसे नहीं हो पाता था। लेकिन क्या करते जब बहू अकेला छोड़कर चली गई। सालू ने उन्हें सुबह सिर्फ नाश्ता ही दिया था, और वह भी नाश्ते में चाय के साथ 2 ब्रेड। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। पूरा दिन घर में अकेले रामशरण जी का अपने पोते पोती के बिना मन भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। रामशरण जी हिम्मत करके रसोई में कुछ बनाने को चले, लेकिन जैसे ही रसोई में जाकर बनाने के लिए कुछ देखते हैं तो सारे डिब्बे खाली थे। बस एक डिब्बे में थोड़े से चावल पड़े थे। चावल तो रामशरण जी वैसे भी नहीं खाते थे, क्योंकि इस उम्र में चावल खाकर हाथ पाँव में वैसे ही दर्द होने लगता है। सोचा थोड़ी चाय बना लूं। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें दूध का नामो निशान नहीं था। सालू रसोई का लगभग सारा सामान अपने कमरे में रख कर गई थी और कमरे का ताला लगा हुआ था। भूखे प्यासे रामशरण जी अपने कमरे में आ गए। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। ये आज की कोई नई बात नहीं थी। सालू जब कभी घर पर भी होती थी तो रोज़ उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। कभी खाना समय पर नहीं देती तो कभी रात का बासी बचा कुचा खाना देती। अपने बेटे को याद कर रामशरण जी बैठे बैठे अपनी चारपाई पर आंसू बहा रहे थे। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना दिया। भगवान की दुआ से मेरे बेटे के घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहू फिर भी मुझे एक एक रोटी से तरसा रही है। इसी तरह रामशरण जी को 4-5 दिन बीत गए। अब भूख से बेहाल रामशरण जी से भूखा नहीं रहा जा रहा था। उनके पास फ़ोन भी नहीं था जो बेटे को फ़ोन करके घर बुला लेते। भूख के मारे रामशरण जी की आंतड़ियाँ फड़फड़ा रही थी। उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इस वजह से उन्हें कमजोरी भी बहुत आ गई थी। जब उन्हें बाहर किसी की गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने अपनी चारपाई से उठकर चलने की जैसे ही कोशिश की, चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। भूखे पेट उनके शरीर में इतनी जान नहीं रही थी कि वह ठीक से चल सके। फिर भी घिसटते घिसटते गेट तक पहुंच गए। देखा तो सामने उनका बेटा गौतम खड़ा था।
बेटे को देखकर रामशरण जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। अरे मेरे गौतम, तू आ गया, कैसा है रे तू? अब की बार तो बड़े दिन बाद आया है, तूने तो बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। रामशरण जी अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। कैसे हो पिताजी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होता? गौतम अपने पिताजी को एकटक निहारने लगा। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों देख रहे हो? अपने पिता के शरीर पर मैले कपड़े और दयनीय हालत देखकर गौतम की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, अब कितना झूठ बोलोगे? क्यों नहीं बताया आपने मुझसे आज तक कि सालू आपके साथ यह सब कर रही है? अगर आज मुझे आपके मित्र उमाकांत अंकल जी नहीं बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि सालू आप पर कितने जुल्म ढाती है। मैंने सालू के पास कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने उमाकांत अंकल के पास फ़ोन किया था। जब उन्होंने बताया कि सालू तो बच्चों को लेकर आपको घर में अकेला छोड़कर अपने घर छुट्टियां मनाने गई है। यह सब सुनने के बाद मुझसे वहां 1 मिनट भी नहीं रुका गया। लेकिन अब मैं आ गया हूं। पिताजी, आपको यह सब सहने की ज़रूरत नहीं है। रामशरण जी बेटे से बोले। बेटा, पहले मुझे कुछ खाने के लिए ला दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए अभी कुछ बनाता हूँ। गौतम रसोई में जाने लगा तो रामशरण जी बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोले। बेटा, रसोई में तो बहू कुछ भी सामान छोड़कर नहीं गई है, सब खाली है। बहू सारा सामान अपने कमरे में रख कर गई है। यह सुनकर तो गौतम को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने कमरे का ताला तोड़ा और सारा सामान रसोई में रखा। उसने अपने पिताजी को खाना बनाकर खिलाया और गौतम 4-5 दिन अपने पिताजी के साथ रहा। उसने घर के हर कमरे में कैमरे लगवा दिए। पिताजी, मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगा, लेकिन आप मेरे आने की बात सालू से बिल्कुल भी मत बताना, कहकर गौतम रामशरण जी को कुछ पैसे देकर वापस अपनी नौकरी पर चला गया। 2 दिन बाद सालू भी बच्चों को लेकर ससुराल आ गई। उसके साथ उसकी मम्मी भी कुछ दिन रहने के लिए आई। जब आते ही उसने अपने कमरे का ताला टूटा हुआ देखा और सारा सामान रसोई में देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और वह रामशरण जी को बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोली। बुढ़े, मेरे कमरे का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? खाने की इतनी आग लगी थी कि मेरे कमरे का ताला ही तोड़ दिया। बुढ़े, इतनी जान कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? रामशरण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बहू की बातें सुनते रहे, क्योंकि बेटे ने उन्हें कुछ भी बताने से मना किया था। थोड़ी देर बाद सालू ने रामशरण जी का कमरा खाली कर दिया। मेरा कमरा क्यों खाली कर दिया बहू? तुम्हारा कौन सा नाम लिखा है इस कमरे में? अब इस कमरे में मेरी मम्मी रहेगी जब तक उनका मन चाहेगा। रामशरण जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपनी चटाई उठाकर बाहर बरामदे में बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह को सालू रामशरण जी पर चिल्लाते हुए बोली। अब कब तक सोते रहोगे? जाओ, जाकर दूध लेकर आओ और सब्जी। यहाँ बैठकर खाने को नहीं मिलेगा, समझे तुम? सालू रामशरण जी को घूरते हुए बोली। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का समय हुआ तो सालू ने अपनी मम्मी के लिए खूब बढ़िया खाना बनाया। मटर पनीर की सब्जी, छोले, चावल, रायता सब था। सबका खाना खाने के बाद सालू ने रामशरण जी को सुबह की बची हुई 2 रोटी सूखी सब्जी दे दी। रोटी भी सूखी और सब्जी भी सूखी। रामशरण जी से खाई नहीं गई। वह रसोई में अपने लिए पानी लेने चले गए। कटोरे में पनीर की सब्जी देख उनका मन कराया। एक छोटी सी कटोरी में रामशरण जी ने थोड़ी सी सब्जी ले ली। तभी एकदम से बहू भी उनके पीछे पीछे आ गई और जब उनके हाथ में पनीर की सब्जी देखी तो गुस्से में उनके हाथों से सब्जी छीनते हुए बोली। बस बुढ़े, बुढ़ापे में पनीर खाने को रहने दे। यह सब तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम्हारे लिए सिर्फ इस घर में सूखी रोटी है, उन्हें ही चबाओ। बहू की बातें सुनकर रामशरण जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब यहाँ रोना धोना शुरू मत करो, जाकर छत से मेरे कपड़े उतार कर ले आओ। रामशरण जी की उम्र बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियों पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। डरते डरते बहू से बोले। बहू, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाऊँ। अच्छा, मेरे काम को मना करोगे तुम? कहते हुए बहू ने उन्हें सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। जाओ, जल्दी कपड़े लेकर आओ। बेचारे रामशरण जी आंखों में आंसू लिए जैसे तैसे छत पर चले गए, लेकिन जैसे ही कपड़े लेकर सीढ़ियों से उतर रहे थे, बुढ़ापा होने के कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ गई। अरे मम्मी, बुढ़ा तो चोट लगवा कर बैठ गया, अब इसकी सेवा कौन करेगा यहाँ? अब इसकी चोट के बारे में तो गौतम से बताना पड़ेगा।
अरे सालू, तू भी बेवकूफ़ है, क्या ज़रूरत है बताने की, पड़ा रहने दे ऐसे ही पड़ा पड़ा मर जाएगा। और जब दामाद जी को पता चलेगा तो बोल देना अचानक से हार्ट अटैक आ गया। हाँ मम्मी, यह तो आपने बहुत बढ़िया बात कही है। ना तो इस बुढ़े का इलाज होगा और ना ही यह अब ज़्यादा दिन जी पाएगा। मेरा भी इससे पीछा छूट जाएगा। सालू अपनी मम्मी से बहुत खुश होते हुए बोली। गौतम अपनी पत्नी की सारी हरकतें देख रहा था, क्योंकि घर के कैमरे का कनेक्शन उसके फ़ोन से कनेक्ट था। यह सब अपनी आंखों से देखकर अब गौतम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि जिस लड़की से उसने शादी की वह उसके पिता के साथ कितना अत्याचार करती है। वह उसी समय गाड़ी लेकर घर पहुंच गया। सालू और उसकी मम्मी कमरे में बैठी गपशप लड़ा रही थी और रामशरण जी टूटी फूटी हालत में बाहर वरामदे में पड़े करहार रहे थे। यह सब देखकर गौतम का खून उबाले लेने लगा। वह कमरे में गया। गौतम को देखकर सालू बुरी तरह सकपका गई। अरे गौतम, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। गौतम ने सालू के मुंह पर 2 थप्पड़ ऐसे खींचकर मारे कि उसकी आंखें बाहर आ गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पिताजी पर इतना अत्याचार करने की? सालू समझ गई कि गौतम को सब पता चल गया है। वह बुरी तरह बौखलाने लगी। अरे नहीं गौतम, यह सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? खबरदार जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। मैं सब देख चुका हूँ, जो तुमने मेरे बूढ़े पिता के साथ किया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं घर आया था और मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे, जिसमें तुम्हारी असलियत मैं साफ साफ देख चुका हूँ। गौतम के मुंह से यह सब सुनकर सालू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सालू और उसकी मम्मी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने दहेज में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ अपने बूढ़े पिता की सेवा मांगी थी, वह भी तुम नहीं दे पाई। मेरे पिता पर तुमने इतने अत्याचार किए। जिस पिता ने मुझे सर पर ईंट ढो ढो कर पढ़ाया लिखाया, उसी को तुमने इतना दुख पहुंचाया। मैंने हमेशा यह चाहा कि जितनी खुशी मेरे पिता ने मुझे मेरे बचपन में दी है, उसकी कई गुना खुशी मैं उनके बुढ़ापे में दूंगा। असलियत तो मैं तुम्हारी बहुत पहले जान चुका था, लेकिन मैं तुम्हें सबूत के साथ देखना चाहता था, क्योंकि सजा के लिए सबूत भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक पुलिस खाकी वर्दी वाला हूँ। अपने पिता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? दोनों माँ बेटी एक साथ बोली। पुलिस थाने। और कहाँ? गौतम पत्नी और सास को धक्का देते हुए बोला। मैं तुम पर केस करूँगा। केस का नाम सुनते ही सालू और उसकी मम्मी अपने होश खो बैठी। नहीं गौतम, प्लीज़ ऐसा मत करो, केस मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सालू और उसकी मम्मी गौतम के पैर पकड़ती रह गई, लेकिन गौतम ने उनकी एक न सुनी और दोनों को पुलिस थाने ले गया। अपने बूढ़े पिता पर अत्याचार करने व उनकी जान लेने के जुर्म में पत्नी और सास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। गौतम के पास सबूत होने के कारण माँ बेटी को जेल जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने अपने पिता का एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया और अपने दोनों बच्चों को लेकर पिता के साथ शहर चला गया। अपने बच्चे और पिता की सेवा के लिए उसने एक काम वाली को रख लिया था, जो रामशरण जी का और गौतम के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। आज गौतम ने बेटा होने के साथ साथ एक पुलिस की वर्दी का फ़र्ज भी बहुत अच्छे से निभाया। तो दोस्तों, पत्नी और सास को सजा दिलाकर क्या गौतम ने सही किया? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।